बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं आपके साथ महसर आलम और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 7 सितंबर 2024। तो आज बिहार की टॉप खबरें लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों बिहार में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी जमीन उनके पिताजी के नाम पर है और वो जीवित नहीं है। ऐसे लोगों के लिए जमीन अपने नाम कराने का अच्छा मौका है। आप जमीन सर्वेक्षण के दौरान सर्वे फॉर्म और वंशावली भरकर शिविर में जमा करें। खबर के अनुसार बिहार में भूमि सर्वेक्षण 2024 के तहत सभी को अपनी जमीन की स्वामित्व और दावेदारी को लेकर फॉर्म 2 और फॉर्म 3 भरना होगा। फॉर्म प्रपत्र 2 में स्वयं घोषणा पत्र के माध्यम से जमीन की पूरी जानकारी सही दर्ज करना है। वहीं आप ही उस जमीन के वारिस हैं। इसके सत्यापन के लिए प्रपत्र 3 में उत्तराधिकारी के संबंधित जानकारी को दर्ज करना है और इन दोनों फॉर्म के साथ जमीन की जमाबंदी या लगान रसीद की कॉपी को लगाकर सर्वे शिविर या फिर विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करना है। इसके अलावा यदि रैयत की मृत्यु हो चुकी है तो उनके उत्तराधिकारी को अपना मोबाइल नंबर और वंशावली के साथ अपने नाम से भी जमाबंदी को आधार से लिंक कर सकते हैं। इससे जमीन में किसी तरह की परिवर्तन होने पर अपने मोबाइल पर मैसेज प्राप्त होगा। दोस्तों बिहार में नौकरी करने वाली आंगनबाड़ी सेविकाओं के लिए एक बड़ी खबर आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में आंगनबाड़ी सेविकाओं को फिर से नया स्मार्टफोन दिया जाएगा। इसको लेकर विभाग के स्तर पर तैयारी की जा रही है। खबर के अनुसार बिहार में सभी आंगनबाड़ी केंद्रों की सेविकाओं को स्मार्टफोन देने के लिए समाज कल्याण विभाग जल्द ही टेंडर जारी करने वाले हैं। टेंडर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद चयनित एजेंसियों के द्वारा आंगनबाड़ी सेविकाओं को स्मार्टफोन उपलब्ध कराया जाएगा। बता दें कि सरकार के द्वारा सभी सेविकाओं को साल 2019 में स्मार्टफोन दिया गया था ताकि सेविका पोषण ट्रैकर पर केंद्र के कामकाज का पूरा ब्यौरा हर दिन अपलोड कर सके। अब एक बार फिर से इन्हें नया स्मार्टफोन देने की तैयारी शुरू कर दी गई है। हालांकि वित्त विभाग की मंजूरी के बाद ही नए मोबाइल फोन खरीद और बांटे जाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके लिए समाज कल्याण विभाग की ओर से टेंडर जारी किया जाएगा। विभाग के द्वारा टेंडर की प्रक्रिया को लेकर तैयारी किया जा रहा है। दोस्तों बिहार में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक बड़ी खबर आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में एक बार फिर से बम्पर बहाली होने वाली है। खबर के अनुसार बिहार स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के अस्पतालों में दांत से जुड़ी समस्या को लेकर ठीक करने के लिए डेंटिस्ट की बम्पर भर्ती करने का फैसला किया है। इसको लेकर जल्द ही भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग के इन पदों पर नहीं बहाली होने से सरकार को प्रतिवर्ष वेतन भत्तों और अन्य मद में वार्षिक करीब 89.14 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च वहन करना होगा। नए डेंटिस्ट बहाली का प्रस्ताव पूर्व में ही मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत कर दिया गया है। दोस्तों अगर आप भी छुहारा खाने के शौकीन है तो आपके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि छुहारा खाने से 7 ऐसी बीमारी है जो दूर होती है। छुहारा में आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कॉपर, मैग्नीज, फाइबर, स्टेडियम, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन बी समेत अन्य कई तरह के विटामिन और मिनरल्स मौजूद होता है जो हेल्थ के लिए फायदेमंद है। इससे कई तरह के रोग दूर हो जाते हैं। छुहारे में भरपूर फाइबर होता है जिससे पाचन क्रिया बेहतर होती है। इसके सेवन से पेट में बनने वाले कब्ज रोग ठीक हो जाएंगे। छुहारे में कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है जो हड्डियों को मजबूत बनाता है। दूध में भिगोकर छुहारे खाने से कैल्शियम की मात्रा 2 गुनी बढ़ जाती है। छुहारा में आयरन की मात्रा भी भरपूर होता है जो एनीमिया से बचाव में मदद करता है। ये रेड ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन को बढ़ाता है। छुहारे से कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद मिलती है। इसके सेवन में मोटापा कम किया जा सकता है और शरीर को कई बीमारियों से बचाया जा सकता है। वहीं छुहारे से दिमाग की सेहत दुरुस्त रहती है और मेमोरी बढ़ती है। साथ ही साथ ब्रेन सेल्स भी बेहतर तरीकों से काम करते हैं। छुहारे में कैल्शियम, फाइबर, जिंक, आयरन और विटामिन सी होता है जो शरीर के इम्यूनिटी को मजबूत बनाता है। छुहारे में हार्मोन को बढ़ाने का गुण होता है जिससे पुरुषों की यौन शक्ति मजबूत होती है और स्पर्म हेल्दी रहता है। दोस्तों बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में इस समय जमीन सर्वे का काम चल रहा है। इस जमीन सर्वे के दौरान सरकारी जमीन की अवैध जमाबंदी को रद्द किया जाएगा और बिहार सरकार के नाम से इसका खाता खोला जाएगा। खबर के अनुसार बिहार के सभी जिलों में गैर मजरूआ, खास या अनाबाद, सर्वसाधारण, तालाब, आहार, पैन या प्रति जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों के नाम जमीन नहीं होगी, बल्कि इस जमीन को सरकार के नाम से खाता खोला जाएगा। इसको लेकर निर्देश दिए गए हैं।
बता दें कि यदि 1970 के खतियान में किसी व्यक्ति का नाम गैर मजरूआ खास भूमि पर दर्ज है और उसके पास भूमि का कब्जा है तो जमीन उसके नाम पर दर्ज की जाएगी। लेकिन यदि किसी ने जमीन पर कब्जा किया है तो उसका नाम दर्ज नहीं किया जाएगा। बिहार सरकार ने साफ कर दिया है कि राज्य में सर्वे के दौरान सरकारी कर्मचारी या अधिकारी द्वारा किए गए किसी भी अनाधिकृत जमाबंदी या लगान रसीद संग्रह को अमान्य माना जाएगा और इसे रद्द करते हुए जमीन का सरकार के नाम से खाता खोला जाएगा। दोस्तों, बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जानकारी देते हुए बताया है कि बिहार में वंशावली के सत्यापन के लिए शपथ पत्र की जरूरत नहीं है, इसलिए जमीन रैयत ज्यादा चिंता न करें। खबर के अनुसार विभाग ने कहा है कि जमीन रैयत वंशावली के सत्यता के लिए किसी भी प्रकार की शपथ पत्र की जरूरत नहीं है। वहीं जमीन सर्वे के लिए रैयत को खतियान की मूल प्रतिलिपि भी लगाने की आवश्यकता नहीं है। रैयत सिर्फ अपने स्वामित्व वाली जमीन का जिक्र करें। बता दें कि बिहार में बहुत से लोग सर्वे के दौरान वंशावली खतियान शपथ पत्र को लेकर कंफ्यूज है। इसी को देखते हुए विभाग ने इसकी स्थिति स्पष्ट कर दी है। जमीन रैयत को खतियान में दर्ज नाम के आगे वंशावली का जिक्र फॉर्म 3 में करना है। बिहार के जमीन रैयत इस फॉर्म को भरकर सर्वे शिविर में जमा कर दे। इसके सत्यापन का काम बंदोबस्त के कार्य में लगे कर्मचारी खुद करेंगे। जमीन दस्तावेज और वंशावली सही पाए जाने पर जमीन के नए खतियान में आपका नाम दर्ज कर दिया जाएगा। दोस्तों, बिहार के सभी 38 जिलों में सरकार के आदेश पर जमीन सर्वे का काम चल रहा है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक इस जमीन में सर्वे से बिहार के लोगों को कई तरह के फायदे होंगे। साथ ही साथ उनके जमीन का पूरा रिकॉर्ड डिजिटल हो जाएगा। बिहार में जमीन सर्वे से 7 बड़े फायदे होंगे। चलिए आपको बताते हैं। नंबर 1 में है बिहार में जमीन सर्वे से जमीन का पूरा रिकॉर्ड आधुनिक माध्यम से अपडेट होगा। इसे ऑनलाइन पोर्टल पर भी उपलब्ध कराया जाएगा। नंबर 2, जमीन सर्वे के बाद लोग ऑनलाइन के द्वारा जमीन के सभी दस्तावेज को आसानी के साथ डाउनलोड कर प्रिंट निकाल सकते हैं। नंबर 3, बिहार में जमीन सर्वे के दौरान भूमि विवाद को खत्म किया जाएगा। इस सर्वे के माध्यम से मालिकाना हक का विवाद पूरी तरह खत्म हो जाएगा। नंबर 4, बिहार में जमीन सर्वे के बाद सर्वे का डेटा का प्रयोग राज्य सरकार भूमि उपयोग, कृषि, उद्योग और अन्य गतिविधियों के लिए करेगी। नंबर 5, बिहार में जमीन सर्वे के बाद जमीन के दस्तावेज पारदर्शी हो जाएंगे, जिसके बाद जमीन से संबंधित धोखाधड़ी खत्म हो जाएगा। नंबर 6, बिहार में जमीन सर्वे के दौरान जमीन का नया खतियान और नया नक्शा भी तैयार किया जाएगा। जमीन का खतियान जीवित रैयत के नाम पर होगा। नंबर 7, बिहार में जमीन की खरीद बिक्री होने पर जमीन का खतियान और नक्शा दोनों अपडेट होंगे। इससे बाद में विवाद नहीं होगा। दोस्तों, बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के 17 जिलों में घर घर स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाया जाएगा। इसको लेकर बिजली कंपनियों ने तैयारी शुरू कर दी है और इस काम में तेजी लाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। खबर के अनुसार बिहार के भागलपुर, बांका, जमुई व शेखपुरा जिले में 10 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाने हैं, जिसमें 6,66,000 स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जा चुके हैं। अब शेष बचे घरों में भी जल्द से जल्द स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की तैयारी की जा रही है। वहीं बिहार के पटना, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, आरा, नालंदा, नवादा, मुंगेर, लखीसराय, अरवल, जहानाबाद और गया जिले में 35 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने हैं, जिनमें अब तक 3,45,000 स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगे हैं। अब बाकी घरों में जल्द ही स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाया जाएगा। बिजली कंपनी के CMD ने दक्षिण बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की गति काफी धीमी रहने पर असंतोष व्यक्त किया है। साथ ही साथ एजेंसियों को इस काम में तेजी लाने को कहा है। एजेंसियों को अब हर रोज रिपोर्ट देनी होगी कि उन्होंने कितने स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए हैं। दोस्तों, बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक आज यानी कि शुक्रवार को बिहार के 23 जिलों में बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही साथ लोगों को सावधान रहने के निर्देश दिए गए हैं। खबर के अनुसार मौसम विभाग ने बिहार के भागलपुर, बांका, मुंगेर, जमुई, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, सहरसा, कटिहार, मधेपुरा, सुपौल, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, वैशाली, शिवहर, सीतामढ़ी, सारण, सिवान, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं इसके अलावा बिहार के बक्सर, कैमूर, रोहतास, नवादा और औरंगाबाद में हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। बिहार के इन सभी जिलों में 1-2 स्थान पर वज्रपात भी हो सकता है, इसलिए खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने की अपील की गई है। दोस्तों, आम जनता
जनता के लिए एक अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है। सरकार ने देश में लगातार बढ़ रहे प्याज के दामों पर ब्रेक लगा दिया है। अभी मार्केट में 60 से 70 रुपए किलो के रेट पर प्याज बिक रही है, लेकिन अब 35 रुपए प्रति किलो के दर पर प्याज मिल जाएगी। तो चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर अचानक से प्याज का इतना दाम क्यों बढ़ जाता है। तो आपको बता दें कि प्याज की कीमत बढ़ने का कारण कई चीजों से जुड़ा होता है। अगर प्याज की फसल बारिश से क्षति होती है तो फसल खराब होने से उत्पादन कम होता है और दाम में बढ़ोतरी हो जाता है। जबकि दूसरा कारण ये है कि कम बारिश या सूखे से भी प्याज की पैदावार प्रभावित होती है और इसका असर दाम पर देखा जाता है। इसके अलावा भंडारण कम हुआ है तो मार्केट में नई फसल के आने से पहले ही दाम में इजाफा देखा जा सकता है। मार्केट में प्याज की आपूर्ति कम होने से मांग और आपूर्ति के नियम के अनुसार दाम बढ़ जाती है। दोस्तों, बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों और पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए एक बड़ी खबर आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के सरकारी विद्यालयों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत छात्र शिक्षक अनुपात को संतुलित करने के लिए विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। खबर के अनुसार बिहार के जिन स्कूलों में शिक्षकों की संख्या अधिक है वहाँ से शिक्षकों को हटाकर वैसे विद्यालयों में भेजा जाएगा जहाँ शिक्षकों की भारी कमी है। इसको लेकर रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। शिक्षकों के पदस्थापन व स्थानांतरण में इसका ध्यान रखा जाएगा। बिहार के स्कूलों में 30 बच्चों पर एक शिक्षक का मानक तय होगा। यह व्यवस्था 1ली से 5वीं कक्षा तक अनिवार्य किया जाएगा। वहीं 61 से 90 बच्चों की संख्या है तो 3 शिक्षक, जबकि 91 से 120 बच्चों की संख्या है तो वहां पर 4 शिक्षक किया जाएगा। बता दें कि 121 से 200 छात्रों की संख्या रहने पर 5 शिक्षक का प्रावधान होगा। कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद सरकारी विद्यालयों में छात्र शिक्षक के इसी अनुपात को ध्यान में रखते हुए शिक्षकों का स्थानांतरण एवं पदस्थापन किया जाएगा। दोस्तों, बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के 4 जिलों को 4 सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल मिलने वाले हैं। इससे बिहार के लोगों को काफी फायदा होगा और बीमारियों के इलाज में भी सुविधा होगी। खबर के अनुसार आज यानी कि शुक्रवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा बिहार के दौरे पर थे। इस दौरान इनके द्वारा आज भागलपुर और गया में सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल का उद्घाटन किया गया है। इसके अलावा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कल यानी शनिवार को दरभंगा के DMCH और मुजफ्फरपुर के SKMCH में सुपर स्पेशलिस्ट ब्लॉक का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आज यानी शनिवार को दरभंगा में DMCH और मुजफ्फरपुर के SKMCH में सुपर स्पेशलिस्ट ब्लॉक का उद्घाटन करेंगे। इन चारों स्पेशलिस्ट अस्पताल को करीब 150 से 200 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। बता दें कि इस अस्पताल के निर्माण होने से अब गंभीर रोगों के इलाज के लिए लोगों को पटना या दिल्ली नहीं जाना होगा। लोग अब इन सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल में अपनी बीमारियों का इलाज करा सकेंगे। इन अस्पतालों को हाईटेक सुविधा से लैस किया गया है। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष JP नड्डा से मुलाकात हुई। इस मीटिंग के बाद एक कार्यक्रम में पहुंचे CM नीतीश कुमार ने JP नड्डा के सामने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हम 2 बार उन लोगों यानी RJD के साथ चले गए, गलती हुई थी, अब फिर कभी नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार ने बिहार में BJP और जनता दल यूनाइटेड ने मिलकर सारा काम किया। दरअसल भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा 2 दिवस से बिहार दौरे पर पटना पहुंचे थे, जहाँ उन्होंने IGIMS स्थित हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत अन्य बड़े नेता मौजूद रहे। इसी मौके पर CM नीतीश कुमार ने कहा कि 2 बार गलती हो गई थी, अब कभी इधर उधर नहीं जाऊंगा। नीतीश कुमार ने कहा कि BJP के साथ मिलकर बिहार में सारा काम किया, पहले वाले कुछ नहीं करते थे। CM ने कहा कि उम्मीद है कि दरभंगा एम्स का काम जल्द से जल्द शुरू होगा और पूरा भी जल्द हो जाएगा। इसके आगे कहा कि नड्डा का बिहार से पुराना नाता है, इनका जन्म भी यही हुआ है। दोस्तों, देश में महंगाई के साथ साथ बिजली का बिल भी तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। यहाँ तक कि लोगों को हर महीने बिजली का बिल भरने तक में परेशानी का सामना होता है। वो सालों तक ये बिल नहीं भर पाते हैं। ऐसे में अगर आप भी बिजली बिल भरने से परेशान हैं तो आज हम आपके लिए राहत बड़ी खबर लेकर आए हैं। दरअसल सरकार ने इस परेशानी का समाधान करते हुए एक नया नियम लागू किया है, जिसके हिसाब से अब बिजली का बिल भरने वालों की टेंशन दूर होने वाली है। दरअसल देश के कई राज्यों में पुराने इलेक्ट्रिक मीटर के स्थान पर अब स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। बिजली विभाग की तरफ से लगाए जा रहे हैं ये स्मार्ट मीटर ऑटोमेटिक सिस्टम से
काम करते हैं। इन मीटरों से उपभोक्ताओं का प्रीपेड रिचार्ज की सुविधा का लाभ उठा सकेंगे, यानी अब उपभोक्ता जितनी बिजली यूज करेंगे उतना ही बिल आपको भरना होगा। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इससे बिजली की मिसयूज रुक जाएगा। स्मार्ट मीटर लगने से कंज्यूमर बिजली के बिल में होने वाली किसी भी तरह की गड़बड़ी से छुटकारा भी मिल सकेगा। इसके साथ ही जब वो बिजली नहीं जलाएंगे तो उसको चार्ज भी उनको नहीं भरना होगा। इस तरह से आने वाले समय में उपभोक्ताओं को काफी राहत मिलने वाली है। दोस्तों, बिहार में एक ऐसी मस्जिद है जहां नमाज नहीं पढ़ी जाती है। सुनकर थोड़ी देर के लिए आप जरूर सोचने लगेंगे, लेकिन ये सच्चाई है। बिहार के रोहतास जिले में ये मस्जिद है जहां आज तक नमाज नहीं पढ़ी गई है। इसके पीछे कई कारण माने जाते हैं, तो चलिए आपको बताते हैं उस मस्जिद से जुड़ी हुई कुछ इतिहास। जी हाँ, दरअसल ये मस्जिद माँ तारा चंडी धाम परिसर में है। कहा जाता है कि इस मस्जिद के निर्माण के बाद से अब तक यहाँ नमाज नहीं पढ़ी गई। इसका निर्माण मुगल शासक औरंगजेब ने करवाया था। औरंगजेब ने जब देश के विभिन्न हिस्सों में मंदिरों को नष्ट करने का अभियान चलाया था तो वो सासाराम के मां तारा चंडी मंदिर भी पहुंचा था, लेकिन उसके मंसूबों पर पानी फिर गया। वो इस मंदिर को तोड़ने में सफल नहीं हो सका। बताया जाता है कि औरंगजेब की ओर से बनाई गई ये मस्जिद उस समय की इस्लामी कला और निर्माण शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। मस्जिद की दीवारों पर नक्काशी उस दौर के वास्तुकला की विशेषताओं को दर्शाता है। मस्जिद का निर्माण जिस काल में हुआ था वह समय धार्मिक सहिष्णुता और असामाजिक समरसता का था। शेरशाह सूरी ने अपने शासन काल में हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए थे और ये मस्जिद उसी भावना का प्रतीक है। दोस्तों, बिहार के मुजफ्फरपुर में एक ऐसी सरकारी अस्पताल के भवन का पता चला है जिसके बारे में स्वास्थ्य विभाग को जानकारी ही नहीं है। सालों पहले बने इस 30 बेड के अस्पताल को विभाग ने टेक ओवर ही नहीं किया। इसके कारण एक भी मरीज का इलाज हुए बगैर ही यह अस्पताल खंडर में बदल गया है। हालात ऐसी है कि हॉस्पिटल की खिड़की, चौखट, दरवाजे, ग्रिल, गेट, अलमारी, बिजली की वायरिंग सहित अन्य उपकरणों की चोरी हो चुकी है और अस्पताल अब असामाजिक तत्वों का अड्डा बन गया है। केडीवी लाइव से जुड़े एक पत्रकार ने इस मामले को रिपोर्ट किया है। रिपोर्ट के मुताबिक इस अस्पताल को बनाने में 5 करोड़ रुपए लगे थे। करीब 10 साल पहले 2015 में इसका निर्माण पूरा हुआ था। पारू प्रखंड के सरैया पंचायत के चांदपुरा का मामला है। हॉस्पिटल का निर्माण 6 एकड़ जमीन में किया गया था। इसमें आधुनिक उपकरण भी लगाए गए थे। इसके कैंपस में 3 भवन बनाए गए। एक भवन में जांच केंद्र बना था। कैंपस में ही हेल्थ वर्कर्स के लिए आवास की भी व्यवस्था की गई थी। दोस्तों, बिहार में मुख्यमंत्री के अतिरिक्त भाजपा के 2 उप मुख्यमंत्री भी हैं। राज्य सरकार के शिलान्यास, उद्घाटन एवं कार्यारंभ वाले सरकारी विज्ञापन में अमूमन दोनों उप मुख्यमंत्री का नाम छपता है, लेकिन हाल के सरकारी विज्ञापन पोस्टर आमंत्रण में कभी एक उप मुख्यमंत्री का नाम हट जाता है तो कभी दूसरे का। शुक्रवार को भी ऐसा ही खेल हुआ। भागलपुर में 200 बेड के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के उद्घाटन को लेकर प्रकाशित विज्ञापन में उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा का नाम नहीं छपा। सिन्हा का विधानसभा क्षेत्र लखीसराय भागलपुर से प्रकाशित अखबारों के प्रसार क्षेत्र में आता है। इस कारण सिन्हा की अपने विधानसभा क्षेत्र लखीसराय में किरकिरी हो रही है। दिलचस्प ये है कि इससे अगस्त खेल विश्वविद्यालय एवं खेल अकादमी के विज्ञापन में भी सिन्हा का नाम नहीं छपा था। 29 अगस्त को खेल अकादमी और खेल बीबी के उद्घाटन कार्यक्रम के लिए जारी विज्ञापन में भी विजय सिन्हा को जगह नहीं मिली थी। उप मुख्यमंत्री के तौर पर सिर्फ सम्राट चौधरी ही दिख रहे थे। लगातार 2 सरकारी विज्ञापनों से दूसरे उप मुख्यमंत्री का नाम गायब होने पर प्रश्न खड़े होने लगे हैं। इस विज्ञापन में सम्राट चौधरी विशिष्ट अतिथि थे। वहीं नालंदा जिला के प्रभारी मंत्री विजय चौधरी, ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री श्रवण कुमार, भवन निर्माण विभाग के मंत्री जयंत राज और खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता की गरिमामयी उपस्थिति की सूचना थी। इस विज्ञापन में दूसरे उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा का नाम गायब था। दोस्तों, जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने हाल ही में संसद में लाए गए वक्फ बिल पर अपनी बात रखते हुए शुक्रवार को कहा कि आज केंद्र सरकार देश की संसद से ऐसे कानून ला रही है
जिससे कि मुस्लिम समाज का एक बड़ा वर्ग असहज महसूस कर रहा है। उन्होंने कहा कि जिस मुस्लिम कौम ने इस देश की आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानी दी, उस देश की संसद से आज बीजेपी सरकार ने सीए और एनआरसी कानून बनवा दिया, जो मुस्लिम समाज के साथ अन्याय है। प्रशांत किशोर ने कहा कि संसद से वक्फ बोर्ड में बड़े बदलाव लाने की कोशिश की जा रही है, जिससे समाज के लोगों को भरोसे में लिए बिना ही नई कहानी लिखने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने मॉब लिंचिंग पर कहा कि जब किसी गरीब, लाचार, असहाय मुस्लिम की भीड़ बेरहमी से हत्या कर देती है, तब उसके साथ उस समाज का वोट लेने वाले 10 नेता भी खड़े नहीं होते हैं। दोस्तों, बिहार विधानसभा का चुनाव अगले साल होने वाले हैं, लेकिन इसके पहले ही एनडीए में टिकट की ऐसी दावेदारियां शुरू हो गई है, जो आने वाले चुनाव के पहले एनडीए की चिंता बढ़ा सकती है। जेडीयू के एमएलसी संजय सिंह सार्वजनिक घोषणा कर दी है कि बाढ़ विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। संजय सिंह के इस ऐलान के बाद बिहार एनडीए में हलचल देखी जा रही है, क्योंकि जिस बाढ़ सीट पर उन्होंने दावेदारी की है, उस सीट पर अभी वर्तमान में ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू बीजेपी से विधायक। ऐसे में वोटिंग बीजेपी विधायक के सीट पर जदयू एमएलसी संजय सिंह का दावेदारी करना हैरान करता है। यहाँ ये भी बता दें कि संजय सिंह एमएलसी है, वे नीतीश कुमार के करीबी कहे जाते हैं। वही खास बात यह है कि उनका कार्यकाल लगभग 2 साल बचा हुआ है। दरअसल संजय सिंह ने अपने सरकारी आवास पर एक बैठक का आयोजन किया था, जिसमें बाढ़ से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे, जिसमें उत्तम भोजन की भी पूरी व्यवस्था थी। इस बैठक के दौरान संजय सिंह ने ऐलान किया कि हम विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हमने तय कर लिया है कि विधानसभा चुनाव बाढ़ से लड़ना ही लड़ना है। संजय सिंह ने कहा कि अब जब बाढ़ से विधानसभा चुनाव लड़ने की जंग का ऐलान हो गया है, तो किसी भी कीमत पर हम बाढ़ से अलग नहीं होंगे। दोस्तों, बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने आरजेडी को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने आरजेडी को असुरों की पार्टी बताकर नया सियासी बखेरा शुरू कर दिया है। बीते दिनों विजय कुमार सिन्हा दरभंगा में थे। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने आरजेडी को लेकर ये बयान दिया है। सत्ता पक्ष के नेता के इस बयान को सुनकर तेजस्वी यादव जरूर तमतमा जाएंगे। दरअसल तेजस्वी यादव 10 दिसंबर से कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम पर निकल रहे। इस कार्यक्रम को लेकर आरजेडी की ओर से जारी एक गाइडलाइन में कहा गया है कि हरे गमछा की जगह पार्टी की हरी टोपी एवं बैज के पहनावे को प्राथमिकता देनी है। अब इस पर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने हमला करते हुए कहा कि आरजेडी एक संस्कृति है जो अराजकता, भय और समाज के अंदर उन्माद पैदा करती है। आगे विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि इनमें गमछा और मुरेठा को देखते ही लोग इनकी पहचान कर लेते हैं। पहले असुरों के सिंह होते थे, दांत निकले होते थे तो पहचान में आते थे। अब धीरे धीरे सृष्टि में बदलाव के बाद सिंह भी गायब हो गया और दांत भी गायब हो गया। जो असुर प्रवृत्ति की अराजकता उत्पन्न करने वाले गरीबों को, दलितों को, शोषितों को, पिछड़ों को सताने वाले और समाज को लूटकर अकृत्य संपत्ति जमा कर अपने परिवार की जमींदारी चलाने वाले हैं और अब वो चेहरा छुपाना चाहते हैं। दोस्तों, पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने बिहार स्वास्थ्य विभाग के कार्यक्रम में आमंत्रण नहीं मिलने पर नाराजगी जताई है। ये नाराजगी उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और बिहार के सीएम नीतीश कुमार को पत्र लिखकर जताई है। उन्होंने कहा कि मुझे भागलपुर के नागरिक होने के बावजूद आमंत्रण नहीं दिया गया, इसके लिए भारी कष्ट है। खैर, समय बलवान होता है। दरअसल भागलपुर में नए सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के उद्घाटन समारोह में पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे को नहीं बुलाया गया। इसके बाद उन्होंने सीएम नीतीश कुमार को पत्र लिखकर शिकायत की। अश्विनी चौबे ने अपने पत्र में लिखा है कि इस शुभ अवसर पर भागलपुर के नागरिक के तौर पर मुझे आमंत्रित तक नहीं किया गया, जिसका मुझे बेहद दुख है। वैसे भी समय बलवान होता है। पत्र में आगे उन्होंने शिलान्यास समारोह और शिलापट का जिक्र किया है और लिखा है कि उद्घाटन समारोह में मेरा नाम नहीं होने से मुझे दुख हुआ। दोस्तों, बिहार के डेंटल कॉलेजों के साथ ही जिला अनुमंडल अस्पतालों के साथ ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और राजकीय औषधियों के लिए 770 नए डेंटिस्ट बहाल किए जाएंगे। सरकार ने माना है कि डेंटल कॉलेज को छोड़ दिया जाए तो अन्य श्रेणी के अस्पताल में दांत से जुड़े बीमारियों के इलाज के लिए पर्याप्त डॉक्टर नहीं है। इस कमी को पूरा करने के लिए विभाग ने 770 पदों पर नई नियुक्तियां करने का निर्णय
हुआ है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अस्पतालों में दांत से जुड़ी समस्या लेकर आने वाली की संख्या बढ़ी है, लेकिन पर्याप्त संख्या में डॉक्टर न होने की वजह से ये पूर्व से कार्य कर रहे डॉक्टर काफी दबाव में होते हैं। नए डेंटिस्ट बहाली का प्रस्ताव पूर्व में ही मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है। अब पद स्वीकृति के बाद स्वास्थ्य विभाग ने नए पदों पर बहाली के लिए प्रक्रियागत कार्यों पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। नए पदों पर बहाली होने से सरकार को प्रतिवर्ष वेतन भत्तों और अन्य मद में वार्षिक करीब 89 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च वहन करना होगा। दोस्तों, बिहार में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए काफी कोशिशें हो रही है। आधारभूत संरचनाओं को भी सुधारा जा रहा है। बावजूद इसके कटिहार के एक ऐसे स्कूल की तस्वीर आई है जो स्कूल कम तबेला ज्यादा लगता है। यह प्राथमिक स्कूल कटिहार के न्यू कॉलोनी गौशाला सिरसा में है। कक्षा 1 से 5वीं तक संचालित इस स्कूल में कुल 161 बच्चे पंजीकृत हैं। वहीं बच्चों को पढ़ाने के लिए 3 महिला शिक्षिकाओं की तैनाती भी है। लेकिन स्कूल के हालात देखकर ऐसा लगता है मानो ये पशुओं का तबेला हो। बरसात के दिनों में तो स्थिति और भी खराब हो जाती है। इस स्कूल में गर्मी से निपटने के लिए पंखा तो दूर, बिजली का कनेक्शन तक नहीं है। ऐसे में बच्चे गर्मी के दिनों में पसीने से लथपथ होने के बावजूद बैठकर पढ़ाई करने पर विवश होते हैं। क्योंकि मुख्य सड़क से स्कूल तक सड़क नहीं है, ऐसे में बच्चों को कच्चे रास्ते से होकर आना पड़ता है। बरसात के दिनों में चिकनी मिट्टी से बने इस रास्ते पर पानी भर जाता है। ऐसे में आते जाते समय बच्चे पिछल कर गिर जाते हैं। स्कूल टीचर्स ने बताया है कि स्कूल में ना तो पानी की व्यवस्था है और ना ही शौचालय की। ऐसे हालात में यदि स्कूल टाइम में किसी बच्चे या शिक्षक को प्यास लगती है या टॉयलेट जाना होता है तो लोग घर की ओर भागते हैं। स्कूल की हेड टीचर उषा देवी एवं सहायक टीचर कोमल कुमारी और वंदना कुमारी ने बताया है कि चूंकि उन्हें घर की भी जिम्मेदारी संभालनी होती है, ऐसे में उन्हें स्कूल आने जाने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इन टीचर्स ने सरकार और शिक्षा विभाग से स्कूल की दशा और दिशा सुधारने की मांग की है।